गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं पर सांख्यिकीय, यानी कि ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। बच्चों, पूर्ण संख्याओं पर हम 4 संक्रियाएं कर सकते हैं। कौन कौन सी है? योग अर्थात जोड़ना, व्यकलन अर्थात घटाना, गुणा और भाग। इस अध्याय में हम इन संख्याओं के प्रगुणों का अध्ययन करेंगे। समझते हैं। पहले पढ़ेंगे योग संख्या के प्रगुण। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑपरेशन क्या होती हैं? पहला, योग का सवरक प्रगुण क्या कह रहा है? कोई दो पूर्ण संख्याएं जैसे 6 व 7 लीजिए तथा इन्हें जोड़िए तो 6 जमा 7 बराबर 13 होते हैं, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। अर्थात यदि हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो दोनों का योगफल भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अतः उपरोक्त से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि a तथा b कोई दो पूर्ण संख्याएं हो तथा a जमा b बराबर c, तो c भी पूर्ण संख्या होती है। यह योग संक्रिया का सवरक प्रगुण है। कौन सा हो गया ये? सवरक प्रगुण। मतलब कोई भी दो पूर्ण संख्याओं का अगर हमने जोड़ा तो जो तीसरा उसका उत्तर आएगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही आएगा। अगला देखते हैं। दूसरा है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्या कह रहा है ये इसमें? कोई दो पूर्ण संख्याएं जैसे 7 व 8 लीजिए तथा इन्हें जोड़िए तो 7 जमा 8 बराबर हो गया 15। पुनः संख्याओं के क्रम बदलकर योगफल ज्ञात कीजिए। 8 जमा 7 बराबर भी 15 होता है। दोनों स्थितियों में योगफल की तुलना करने पर 7 जमा 8 बराबर भी 15 और 8 जमा 7 बराबर भी होता है 15। हम देखते हैं कि 7 जमा 18 8 बराबर 8 जमा 7। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अर्थात दो पूर्ण संख्याओं के योग पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः उपरोक्त से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि a तथा b कोई दो पूर्ण संख्याएं हों तो a जमा b बराबर b जमा a, यह योग संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण है। ये कौन सा हुआ? क्रम विनिमय प्रगुण। यानी कि चाहे हम a जमा b लिखें या b जमा a लिखें तो उस पर कोई उत्तर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा है शून्य का योग प्रगुण। हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि 1 जमा 0 बराबर 0 जमा 1 बराबर भी 1। या तो हम 1 जमा 0 लिखें या फिर 0 जमा 1 लिखें तो भी 1 ही होता है। ऐसे ही 2 जमा 0 लिखें या 0 जमा 2 लिखें तो भी उत्तर 2 ही होता है। ऐसे 3 जमा 0 लिखें या 0 जमा 3 लिखें तो भी उत्तर 3 ही होता है, आदि। उपरोक्त से हम पाते हैं कि यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य का योग किया जाता है तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। अतः कहा जा सकता है कि यदि a कोई पूर्ण संख्या हो तो a जमा 0 बराबर 0 जमा a, यानी कि a ही होगा। यह शून्य का प्रगुण है। शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथा। चौथा है योग का साहचर्य प्रगुण। कोई तीन पूर्ण संख्याएं जैसे 6 8 और 9 लीजिए। ठीक है, इनका योग ज्ञात करते समय पहले हम 6 व 8 को जोड़ते हैं। ठीक है, जिससे योगफल 14 प्राप्त होता है। 6 जमा 8 कितना हो गया? 14। अब क्या करेंगे? 14 को 9 में जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे? 6 जमा 8 जमा 9 बराबर 6 और 8 14 और जमा 9 23 हो गया। इन संख्याओं को हम क्रम बदलकर अर्थात 6 जमा 8 जमा 9 23 से भी योग कर सकते हैं। हम दोनों प्रकार से योगफल 23 ही प्राप्त हो रहा है। हम कोई भी
क्रम ले ले, योगफल तो हमें 23 ही प्राप्त हो रहा है। अर्थात किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं दो संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। किन्हीं तीन संख्या को जोड़ने के लिए दो संख्याओं का हमने क्या बना लिया, क्या बनाया हमने, इसका समूह बना लिया। चाहे इसका बना ले चाहे इसका बना ले, तो कोई उत्तर पे फर्क नहीं पड़ रहा। ये भी 23 आ रहा है और ये भी 23 ही आ रहा है। अतः उपरोक्त निष्कर्ष से निष्कर्ष प्राप्त होता है क्या, यदि ए बी सी कोई तीन पूर्ण संख्याएं हों तो ए जमा बी जमा सी बराबर ए जमा बी जमा सी, यानी कि ए जमा बी जमा सी, यह योग संख्या का साहचर्य प्रगुण है। प्रश्नावली से समझते हैं हमें और अच्छे से समझ आएगा। पहला प्रश्न, योग के प्रगुणों के अनुसार निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति की। ठीक है, पहला 532 जमा 15 है और इधर लिखा है 15 जमा, यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ये बराबर होगा किसके, 15 जमा 532। ठीक है, ये बराबर होगा 15 जमा 532 के। अब बी है 0 जमा 672 है और ये किसके बराबर होगा, 672 जमा 0 के। ठीक है, ये बराबर हो गया इसके। बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में योग प्रगुणों को बताइए। ठीक है, पहला 35 जमा 199 बराबर है 199 जमा 35, तो ये कौन सा प्रगुण हो गया, कौन सा हुआ ये बच्चों, ये एक संख्या, चाहे ये ऐसे लिखे चाहे ये ऐसे लिखे, दोनों का योग बराबर होगा, तो ये कौन सा प्रगुण हुआ, क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, ये हुआ क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं बी, 0 जमा 25 और बराबर है 25 जमा 0 के, तो ये कौन सा हुआ, शून्य योग प्रगुण हुआ ये, क्योंकि इसमें शून्य आ रहा है इसलिए। शून्य योग प्रगुण। ठीक है, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और योग प्रगुण भी बताइए। पहला देखते हैं, x जमा वाई बराबर होगा y जमा एक्स, और ये कौन सा हुआ, इसका क्रम ही तो बदला है, ये x जमा वाई है, ये y जमा एक्स है, तो ये कौन सा हुआ, प्रगुण क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, दूसरा है a जमा बी बराबर किसके हो गए, b जमा a के, और इसका कौन सा प्रगुण हुआ, ये वाला योग प्रगुण, ये भी वही हुआ क्योंकि इसमें भी क्रम ही तो बदला है, तो ये भी हो गया क्रम विनिमय विनिमय ऐसे लिखे, क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, ठीक है, बाकी सब इसी तरीके से होंगे या स्वयं करेंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं, योग ज्ञात कीजिए 2456 जमा 398 जमा 4372 तथा 2596 398 472 का, क्या दोनों का योगफल समान है, भाई संख्या समान है तो योगफल भी क्या होगा, समान। हाँ, ठीक है, समान है। योग का कौन सा नियम इसकी पुष्टि करता है, कौन सा नियम आ रहा है इसमें,
कौन सा आ रहा है बच्चों इसमें? कौन सा नियम पुष्टि कर रहा है? साहचर्य नियम या फिर प्रगुण भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। पांचवा देखते हैं, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्मस्तक अव्यय क्या होता है? क्या होता है तत्मस्तक अव्यय? क्या होता है? शून्य, जीरो यानी कि शून्य। ठीक है, अब अगला देखेंगे, व्यकलन यानी कि घटाव संक्रिय के प्रगुण। अब व्यकलन का प्रगुण देखते हैं। पहला है व्यकलन, व्यकलन का सवरक प्रगुण। ठीक है, सवरक प्रगुण क्या है? 8 में से 6 घटाया 2 बचे जो कि पूर्ण संख्या है। 10 में से 7 घटाया तो 3 बचे जो कि पूर्ण संख्या है। 25 में से 0 घटाया तो 25 बचे जो कि पूर्ण संख्या है। परंतु 6 में से अगर 6 घटाएंगे तो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर आएगा 0। 7 में से अगर 10 घटाएंगे तो आएगा -3 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। 0 में से 25 घटाएंगे तो आएगा -25 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। हम देखते हैं कि क्या एक पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या घटाने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। ठीक है, अर्थात जब किसी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या अथवा उसके समान पूर्ण संख्या को घटाया जाता है तभी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। या तो उसके समान हो या उससे छोटी हो, तभी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अतः उपरोक्त से निष्कर्ष प्राप्त होता है क्या? यदि a व b कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं तथा बड़ा a बड़ा है b से, तो a माइनस b पूर्ण संख्या होती है। परंतु यदि a छोटा है b से तो a माइनस b पूर्ण संख्या नहीं है। अतः घटाने की सक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए सवरक नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के लिए सवरक ही नहीं है। दूसरा है व्यकलन का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, कोई दो पूर्ण संख्याएं जैसे 8 व 10 लीजिए, इसका अंतर ज्ञात कीजिए। 8 में से घटाएंगे तो आएगा -2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। भाई बड़े में से हमने छोटा घटाते हैं तभी तो पूर्ण संख्या आती है, अगर हम छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। अब पुनः क्रम बदलकर घटाने पर 8 में से 2 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा जो कि एक पूर्ण संख्या है। अर्थात 8 माइनस 10 बराबर नहीं है 10 माइनस 8 के। तो हम देखते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर क्रम बदलकर घटाने पर समान नहीं आता। अगर हम क्रम बदलते हैं तो अंतर समान नहीं आता। ये -2 है और ये 2 है। तो उपरोक्त से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि a व b कोई दो पूर्ण संख्याएं हों तो a माइनस बी तथा b माइनस से समान नहीं होते। अतः घटाने की प्रक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता। ना तो योग सवरक प्रगुण लागू होता है, ना ही क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। अब देखते हैं तीसरा, व्यकलन के में शून्य की तत्मस्तकता। देखिए 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा जो कि पूर्ण संख्या है। 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 बचेगा जो कि पूर्ण संख्या है। 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 बचेगा जो कि पूर्ण संख्या है। परंतु 0 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -3 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। 0 में से 7 घटाएंगे तो -7 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। 0 में से 10 घटाएंगे तो -10 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अर्थात यदि किसी पूर्ण संख्या में से 0 घटाते हैं तो शेषफल वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। परंतु 0 में से 0 के अतिरिक्त किसी पूर्ण संख्या को घटाएं तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। अतः उपरोक्त से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि a एक शून्येतर पूर्ण संख्या हो तो a माइनस 0 बराबर a होता है। पूर्ण संख्या है परंतु 0 माइनस a पूर्ण संख्या नहीं है। घटाने की प्रक्रिया में 0 तत्मस्तक नहीं है। 0 भी घटाने की क्रिया में
कतमसक नहीं है। अब हम चौथा देखेंगे, व्यक्वलन का साहचर्य प्रगुण। देखिए 24 घटाव 10 घटाव 8 बराबर 10 में से 8 गए 2, 24 में 8 गया 2, ये हो गया 32। तथा 24 में से 10 माइनस 8, अब इसका हमने क्रम चेंज कर दिया तो ये हो गया 14 माइनस 8 यानी कि 16। तो 24 माइनस 10 माइनस 8 बराबर नहीं है 24 माइनस 10 माइनस 8 के, 8 माइनस 10 के। ठीक है, अतः उपरोक्त से निष्कर्ष प्राप्त क्या होता है, यदि ए बी सी कोई तीन पूर्ण संख्याएं हो तो ए माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं होता ए माइनस बी माइनस, मतलब दो, अगर दो का समूह बनाया, एक समूह अगर घटाएंगे तो उसका उत्तर अलग आएगा, दूसरे समूह को लेके घटाएंगे तो उसका उत्तर अलग आएगा, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो घटाने की सक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं है, घटाने की सक्रिया भी पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं है। प्रश्नावली प्रश्नावली से समझते हैं। पहला, निम्नलिखित संख्याओं को इस प्रकार घटाइए जिससे हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो। अब पूर्ण संख्या कैसे प्राप्त होगी, पहला 5020 में से 4992 घटाएंगे, भाई बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो 10 में से 2 गए 8, ये हो गए 11 में से 9 गए 2, ये हो गया, ऐसे घटाएंगे बस। 5 शून्य 2 शून्य में से घटाएंगे 4 7 9 और 2, 10 में से 2 गए 8, ये हो गया एक में से 9 नहीं जा सकता, ये हो गया 5 4 10 को, ये हो गया 10, 10 को काट के हो गया 9, 11 में से 9 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 228 हो गया। तो ये 228 एक पूर्ण संख्या हो गई। तो हमने बड़े को पहले घटाया, छोटे को बाद में घटाया, तो ये पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इसका उत्तर 228 एक पूर्ण संख्या में प्राप्त हो गई। बाकी सब इसी तरीके से होंगे, बड़ा पहले घटाएंगे, बड़ा पहले रखेंगे, छोटा उसमें से घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, इसमें छोटा बाद में है तो इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, ऐसे ही होंगे सब। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, निम्नांकित योग तथ्यों के संगत प्रत्येक के लिए व्यकलन तथ्य दीजिए। जैसे 7 जमा 6 13 के संगत व्यकलन तथ्य हैं, 13 माइनस 7 तथा 13 माइनस 7 6। ठीक है, पहला देखते हैं, 25 जमा 15 बराबर 40 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 माइनस 25 बराबर भी 15 होगा, और 40 माइनस 15 बराबर भर होगा 25। तो ये दोनों व्यकलन तथ्य हो गए। ठीक है, ये हो गए इसके दो तथ्य। ठीक है, अब अगला देखते हैं, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, दो संख्याओं का योग इतना है, यदि उनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताइए। तो हम लिखेंगे क्या, माना दूसरी संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या x मानी तो x जमा पहली संख्या की, एक संख्या तो है 5 0 5 0 0 9 5 बराबर किसके, योगफल क्या है उनका 7 3 9 2 5 1 7, 7 3 9 2 5 1 7। तो x बराबर हो गया 7 3 9 2 5 1 7 घटाव 5 0 5 0 0 9 5 के। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 7 में से 5 गए 2 बचे, 1 में से 9 नहीं जा सकते, 11 में से 9 गए 2 बचे, 4 में से 0 गया 4 बचे, 2 में से 0 गया तो 2 बचे, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 3 में से 0 गया तो 3 बचे, 7 में से 5 गए तो 2 बचे। तो x की वैल्यू क्या हो गई,
2 3 4 2 4 2 2। तो दूसरी संख्या यही हमारा उत्तर हो गया क्योंकि हमने x मानी दूसरी संख्या। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। ये तथा इस संख्याओं में कौन सी बड़ी है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी अधिक है। पहले ये बड़ी है या ये बड़ी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये तो है 9,73,000 97,32,557 है। और यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,05,07,79। तो दूसरी संख्या तो बड़ी है। पहले कौन सी बड़ी है? दूसरी संख्या। अब कितनी छोटी है? बड़ी संख्या छोटी से कितनी अधिक है? तो उसके लिए क्या करेंगे? हम घटाएंगे। 1,05,07,79 में से घटाएंगे 97,32,000 97,32,557। यही घटाना है, अंतर बताना है। 9 में से 7 गए 2 बचे, 8 में से 5 गया 3 बचे, 7 में से 5 गया तो 2 बचे, 10 में से 2 नहीं जा सकते, 5 को काट के हो गया 4, ये हो गया 10, 10 को काट के हो गया 9, ये हो गया 10, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 9 में से 3 गए तो 6 बचे, 4 में से 7 नहीं जा सकते, ये हो गया 10 को काट के 9, 14 में से 7 गए तो 7 बचे। तो ये इतनी लिखेंगे बड़ी संख्या छोटी से 76,008 7,68,232 इतनी बड़ी है। ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे। अगला क्या कह रहा है? इस संख्या में कितना जोड़े कि योगफल ये हो जाए। इसमें से इसे घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा, ये आप खुद करेंगे। छठा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले लिखेंगे छठा, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9,99,999 और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1,00,000। ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी हो गई, 6 अंकों की सबसे बड़ी हो गई। अंतर बताना है, अंतर बराबर 9,99,999 घटा 1,00,000। तो ये हो गया 9 में से शून्य गया 9, 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 9 में से 1 गया 8, 8,99,999। ठीक है, ये इसका हो गया उत्तर। बाकी दोनों इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे गुणा संख्या के प्रगुण। ठीक है, पहला पढ़ते हैं गुणन संक्रिया का सवरक प्रगुण पढ़ते हैं। देखिए, 2 चौके 8 पूर्ण संख्या, 3 गुणा 0 0 पूर्ण संख्या, 12 पंजे 60 पूर्ण संख्या, 7 सत्ते 49 पूर्ण संख्या। हम देखते हैं कि किन्हीं दो पूर्ण संख्या को गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अतः उपरोक्त से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि a तथा b कोई दो पूर्ण संख्या हो तो उनका गुणनफल a गुणा b बराबर c, तो c भी एक पूर्ण संख्या होगी। यह गुणन संक्रिया का सवरक प्रगुण है। दूसरा पढ़ेंगे गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण। देखिए, 3 गुणा 5 बराबर 15 तथा 5 तिया भी 15, तो 3 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 3 बराबर 15 ही होते हैं।
इसी प्रकार 6 गुना 7 बराबर 7 गुना 6 बराबर भी 42, 6 सत्ते 42 और 7 छंग 42, 5 छंग भी 30 और 6 पंजे भी 30, 2 चौके 8 और 4 दूनी भी 8 आदि। हम देखते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या, क्रम बदलने पे भी उत्तर हमारा समान आ रहा है, अर्थात दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल दोनों क्रम में समान होता है। अतः उपरोक्त से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि a तथा b कोई दो पूर्ण संख्याएं हो तो a गुणा b बराबर b गुणा, इसे गुणन सक्रिय का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा, शून्य का गुणन प्रगुण। क्या होता है, देखिए 4 गुना शून्य बराबर शून्य और शून्य गुना 4 बराबर भी शून्य होता है, शून्य गुना 9 बराबर भी शून्य और 9 गुना शून्य बराबर भी शून्य 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 आदि। तो हम क्या देखते हैं कि किसी पूर्ण संख्या व शून्य का गुणनफल शून्य होता है। अतः उपरोक्त से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि कोई a पूर्ण संख्या हो तो a गुना शून्य बराबर शून्य गुना a बराबर भी शून्य, मतलब ये भी सिद्ध है। अब चौथा देखेंगे, गुणन का तत्समक अव्यय। किसी पूर्ण संख्या व एक के गुणनफल में शून्य गुना एक बराबर एक गुना शून्य, 5 गुना एक बराबर एक गुना 5, 47 गुना एक बराबर एक गुना 47 आदि। तो हम क्या देखते हैं, यदि किसी पूर्ण संख्या व एक की गुणा की जाए तो हमें गुणनफल के रूप में वही संख्या प्राप्त होगी। भाई एक से तो हम किसी भी संख्या की गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो उपरोक्त से निष्कर्ष क्या प्राप्त होता है कि यदि a पूर्ण संख्या हो तो a गुणा एक बराबर एक गुणा a, तब एक को गुणन का तत्समक अव्यय कहते हैं। गुणन का तत्समक अव्यय क्या हुआ, एक। ठीक है, अब हम पांचवा देखेंगे, गुणन सक्रिया का साहचर्य प्रगुण। माना हमें तीन पूर्ण संख्याओं जैसे 3, 4 व 7 का गुणनफल ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे हम पहले 4 व 4 की गुणा से गुणनफल 16 प्राप्त करेंगे और फिर 16 की गुणा 7 से करके गुणनफल 112 प्राप्त करते हैं। अर्थात ये समझ लो 4, 4 व 7 का गुणनफल है तो 4 गुणा 7 यानी 16 सत्ते 112। इन संख्याओं का अगर हम क्रम बदल दे 4 गुना 7 तो ये हो गया 28 चौके 84 से भी वही गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। ये 84 नहीं है, ये 112 है। दोनों प्रकार से हमें गुणनफल 112 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार 4 गुना 7 या 4 गुना 7, अर्थात किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन सक्रिया में संख्याओं को क्रम परिवर्तित करने पर भी गुणनफल हमें अपरिवर्तित रहता है। भाई यहाँ पे भी 112 है, यहाँ पे भी 112 है। तो उपरोक्त से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है, यदि a b c तीन पूर्ण संख्याएं हो तो a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c, गुणन की सक्रिया पूर्ण संख्याओं में साहचर्य है। छठा देखते हैं, गुणन सक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। तीन पूर्ण संख्याएं हैं जैसे 2, 5 और 8 लीजिए, तब 2 गुणा 5 जमा 8 बराबर 13 और ये 52 हो गया। 2 गुणा 5 जमा 8 बराबर हो गया 4 गुणा 2 गुणा 2 जमा 4 गुणा 8 यानी कि ये हो गया 26। तो और फिर क्या हो गया 2 गुणा 5 जमा 8, 2 गुणा 5 जमा 2 गुणा 8 तो ये हो गया 3 गुणा 9 जमा 6, 3 गुणा 9 जमा 3 गुणा 6, 8 गुणा 111 जमा 5, 8 गुणा 11 जमा 8 गुणा 5 आदि। तो उपरोक्त से निष्कर्ष क्या प्राप्त होता है कि यदि a b c को तीन पूर्ण संख्याएं हो तो a गुणा b जमा c बराबर a गुणा b जमा a गुणा c, इसे गुणन सक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण कहते हैं। इसकी पहले b से करेंगे और इसी की फिर c से गुणा करेंगे। ठीक है, सातवां देखते हैं, गुणन सक्रिया का व्यकलन पर वितरण प्रगुण। तीन पूर्ण संख्याएं हैं 4, 6 व 8 लीजिए, तब 4 गुणा 8 माइनस 6 यानी कि 8 में 6 गए 2, 4 दूनी 8 हो गया, तथा 4 गुणा 8 माइनस 6, 4 अट्ठे घटा 4 6 बस, तब भी उत्तर 8 ही आया। अर्थात
4 गुणा 8 माइनस 4 गुणा 6 का उत्तर वही आएगा। 7 गुणा 9 घटा 6 में 7 गुणा 9 और 7 गुणा 5। 2 गुणा 6 माइनस 3 में से 2 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 6 आदि। अतः उपरोक्त से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ? यदि ए बी सी कोई तीन पूर्ण संख्याएं हो तो ए गुणा बी माइनस सी बराबर ए गुणा बी माइनस ए गुणा सी, इसे गुणन सक्रिया व्यकलन का पर वितरण प्रगुण कहते हैं। 8वां पढ़ेंगे। यदि ए बी सी कोई तीन पूर्ण संख्या इस प्रकार हो कि ए तो बड़ा है बी से और सी बड़ा है इससे 0, तब ए सी बड़ा होता है बी सी से। क्या होता है, उदाहरण देखते हैं। माना ए है 8, बी 5 है, सी 2 है, तो ए गुणा सी 8 गुणा 2 16, डी गुणा सी यानी कि 5 गुणा 10, तो 16 बड़ा है 10 से, तो ए सी बड़ा हो गया बी सी से, जबकि सी बड़ा है 0 से। सी बड़ा हो गया 0 से। ठीक है, प्रश्नावली से समझते हैं, हमें और अच्छे से समझ आए। पहला प्रश्न, गुणन सक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, हमें पहला दे रखा है 225 गुणा 0 है। क्या होगा? 225 गुणा 0 बराबर क्या होगा? 0 गुणा 225, ये हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। 4532 गुणा 8765 है, तो 8765 गुणा 4532 होगा। इनका क्रम बदल गया क्योंकि। ठीक है, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। दूसरा है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं। 497 की 1008 से गुणा करनी है। ठीक है, करेंगे। 487 को गुणा करना है 1008 से। 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल लगा 5, 6 5 ऐसे उतार लिया, 0 हो गया, 7 एकम 7, 8 अट्ठे 64, 6 यहाँ हमने हासिल लगाया, 8 0 0 और 6 हो गया 0, 8 एकम 8, 2 गुणा 4 अट्ठे 32, 3 0 और 4 हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे। 6 6 और 5 और 4 9, 6 और 2 8, 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 4 ये हो गया 4 9 0 8 9 6, इसका हो गया 4 9 0 8 9 उत्तर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बाकी सबको गुणा करनी है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। प्रगुणों के प्रयोग से निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करते हैं पहले का। 297 गुणा 26 जमा 24 गुणा 297। मान ज्ञात कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? 297 की 26 से गुणा करेंगे। 7 छिंग 42, 9 छिक 54 और 4 58 का 8 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 9 और 8 17 का 7 हासिल लगा 1, ये हो गया 7 7 2 2। अब क्या करेंगे? 24 की 297 से 297 गुणा 24, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 9 चौक 36, 37 38 का 8 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 9 10 11 गुना 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 1 6 और 1 7, 7 1 2 8।
7 1 2 8 जमा 7 7 2 2, ये कितना हुआ? 8 और 2 10 का शून्य, हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, 7 और 1 8, 7 और 7 14, 14,850 इसका हो गया उत्तर। पहले हमने क्या किया? इन दोनों की गुणा करी और इन दोनों की गुणा करी, इनका उत्तर हमने, एक का ये आ गया, एक का ये आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा उत्तर हमारे को मिल गया। ठीक है, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं, उचित रूप में व्यवस्थित करके गुणा कीजिए। ठीक है, पहला 4 गुणा 9 गुणा 25 है, इसे हम ऐसे लिख लेंगे 4 गुणा 25 गुणा 97। पहले 25 चौके कितना हुआ? 100, और 100 गुणा 97 कितना हो गया? 9700, इसका हो गया उत्तर। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर 9700। बाकी सब इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, पांचवा देखते हैं, एक स्कूल के लिए 150 कुर्सियां तथा 150 मेजें खरीदी गई हैं। यदि एक कुर्सी का मूल्य इतना हो तो एक मेज का मूल्य इतना, तो सभी कुर्सी मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले क्या करेंगे? पांचवा हल देखते हैं। कुर्सियां पहले लिखेंगे, एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 235 रुपये। तो कितनी कुर्सी खरीदी है? 150। तो 150 कुर्सी का मूल्य 235 गुना 150 बराबर 235 की 15 से करेंगे, 235 गुना 15, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 दिया 15, 16 17 का 7, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 गुणा 5 3 और 2, 5 7 और 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 4 5, 2 और 1 3, 3525। ठीक है, ये हो गया कुर्सियों का मूल्य 150। अब लिखेंगे एक मेज का मूल्य कितना है? 315 रुपए। तो 150 मेजों का मूल्य कितना हुआ? 315 गुणा 150, ये हो गया 35,250 रुपए, क्योंकि शून्य हमने नहीं लिया था इसी। 315 की 150 से गुणा करेंगे, 315 गुना 150, 15 से करेंगे, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 और 2 7, 5 दिया 15, 5 1 3, 5 7 और 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, 3 और 1 4, 4 7 2 5 0, 4 7 2 5 0। ठीक है, अब क्या बताना है? कुर्सी मेजों का मूल्य बताना है। तो कुल मूल्य लिखेंगे, क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, कुर्सी मेजों का मूल्य और कुर्सियों का मूल्य 32,000, सॉरी 35,250। तो ये हो गया 0 0 0, 5 और 5 10 का शून्य, हासिल लगा 1, 3 और 2 5, 7 और 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 और 4 8, 82,500 रुपए। ये इसका हो गया हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, अगला इसी तरीके से होगा, ये आप स्वयं करेंगे। अब हम देखेंगे अगला, भाग संख्या के प्रगुण। ठीक है, इसमें पहला देखते हैं, भाग की संख्या में सवरक प्रगुण का परीक्षण करेंगे।
6 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 आएगा जो कि पूर्ण संख्या है। 0 को 5 से भाग करेंगे 0 आएगा तो पूर्ण संख्या है। 36 को 6 से भाग करेंगे तो 6 आएगा जो कि पूर्ण संख्या है। अब 17 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो ये 4.25 आएगा जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। 17 को अगर हम 5 से करेंगे 3.4 आएगा जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अगर 13 को हम 4 से करेंगे 3.2 आएगा जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। भाई ये भी पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, पर इससे इसको भाग देने पर हमें पूर्ण संख्या तो प्राप्त नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। तो उपरोक्त से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि a तथा शून्येतर b, यानी कि b बराबर नहीं है शून्य के, तो कोई दो पूर्ण संख्याएं हो a भाग b, a बटे b का पूर्ण संख्या होना आवश्यक नहीं है। विभाजन की संख्या पूर्ण संख्याओं के लिए सवरक नहीं है। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। घटाने की विधि से पूर्ण संख्या 5 में शून्य से भाग का परीक्षण करें। तो 5 घटाव शून्य है 5, एक बार घटाने पर, 2 बार घटाने पर, 3 बार घटाने पर क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है हमारे पास। कितनी बार में घटाए शून्य को। इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 में से शून्य चाहे कितनी बार घटाया जाए हमें शेषफल शून्य कभी नहीं मिलेगा। अतः उपरोक्त से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि हम कितनी बार भी घटा ले हमें शून्य मिलने का ही नहीं है। 5 में से एक बार घटाया, 2 बार घटाया, 3 बार, फिर भी हमारा 5 ही उत्तर आ रहा है, तो ये परिभाषित ही नहीं है। तीसरा, शून्य में से किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। देखिए, शून्य भाग 2 बराबर शून्य, शून्य भाग 5 बराबर शून्य, भाग 26 बराबर शून्य आदि। अर्थात शून्य को किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से विभाजित करें तो भागफल शून्य आता है। तो उपरोक्त से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि a कोई शून्येतर पूर्ण संख्या है तो शून्य भाग a बराबर शून्य होगा। चौथा, विभाजन का नियम या विभाजन लघुकरण। यदि किसी पूर्ण संख्या a को किसी पूर्ण संख्या b बराबर नहीं है शून्य से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त हो, जहां r शून्य और r बड़ा है b से, तब a बराबर बी क्यू जमा r, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भाजफल जमा शेषफल। यही विभाजन का नियम है, इसे विभाजन लघुकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं। संख्या 4426 को 175 से भाग दीजिए और विभाजन के नियम का सत्यापन भी कीजिए। तो हम जानते हैं 175 से अगर हम भाग देंगे 44,262 को, तो 252 तो हमारा हो गया भागफल, 162 हो गया हमारा शेषफल। भाज्य हमारा ये है, भाजक हमारा ये हो गया, भागफल हमारा ये है, शेषफल हमारा ये है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, इसको इससे गुणा करेंगे 175 की 252 से और जमा 162, 44,100 जमा 162 यानी 44,262, जो कि हमारा भाज्य है। तो अर्थ है विभाजन का नियम सत्यापित हो गया। ठीक है, उदाहरण नंबर 2, 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 172 से पूरी विभाजित होती है। 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ये है, तो इस संख्या को 172 से भाग करने पर शेष ज्ञात करते हैं। इससे इसको भाग करा, शेष ये हो गया। अब इस शेष को इसमें से घटाते हैं, उत्तर के रूप में 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है जो 172 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब वंचित संख्या, इसमें से इसको घटा दिया 67 को, भागफल बड़ी संख्या में से भाग शेषफल घटा दिया तो आ गई हमारे पास सबसे बड़ी संख्या। उदाहरण नंबर 3 से समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1000 में जोड़ने पर 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले हम 1000 को 35 से भाग करके शेषफल ज्ञात करते हैं। भाग शेषफल हमारा हो गया 20, तो वांछित संख्या क्या हुई, 35 में से घटाई 20 तो 15 हो गई। 35 जोड़ने पर है तो 35 में से हमने वो संख्या घटा दी, हमें संख्या पता। इसकी प्रश्नावली देखते हैं, हमें और अच्छे से समझ आए। प्रश्नावली, पहला प्रश्न, निम्न को भाग कीजिए तथा संगत गुणन द्वारा उत्तर की जांच भी कीजिए। ठीक है,
पहला देखते हैं। 4 3 6 9 को 33 से भाग देंगे। 33 भाग 4 3 6 9। पहले 33 से कम 33 चलेगा, घटाएंगे, बचा 10। 6 को नीचे उतार लेंगे। अब ये 33 दिया 99 होता है, इसमें से इसको घटाएंगे। 6 में से 9 गए, नहीं जा सकते। 16 में से 9 गए 7, ये 9 में से 9 गया 0। अब इसको हमने नीचे उतार लिया 9। 33 दूनी 66 हो गया। 6 में से 9 गए, 9 में से 6 गए 3, ये हो गया 13। तो इसका शेषफल क्या हुआ? 13 भागफल हुआ हमारे पास 132 और भाज्य कितना हुआ? ये, और भाजक हुआ ये, भाजक हुआ हमारा 33। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? भाज्य बराबर भागफल गुणा शेष। फॉर्मूला है भाजक गुणा भागफल और जमा शेषफल। तो भाजक है हमारे पास 33 गुणा 132 जमा 13। इसकी इससे गुणा करेंगे, 132 की हम करेंगे 33 से गुणा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 6 9 3 6 9 और 6 15 का 5 हाथ से लगाए, 13 का 3 हाथ से लगाए, 4 3 5 6 हो गया। 4 3 5 6 जमा 13, ये हो गया 6 और 3 9, 5 और 1 6, 4 3 6 9। यही हमारा भाज्य था, तो ये हमारा उत्तर सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी की तरह से बाकी सारे होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। दूसरा देखते हैं, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला, इसको इसमें जोड़ना और इससे भाग देना है। पहले क्या करते हैं हम? पहले हम इसको कैसे करेंगे? पहले इसको इससे भाग देंगे और इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, ये है हमारे पास 476 जमा 840 भाग। हम पहले क्या करते हैं? पहले हम भाग करते हैं। 476 जमा, इसको इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा? 10। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 486। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सब होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। हम देखेंगे तीसरा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें से घटाने पर वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले हम क्या करेंगे? 6 से इसको भाग करेंगे। 6 भाग 2 3 4 और 5। ठीक है, 6 18, ये हो गया 1, 13 में से 8 गए 5, ये हो गया 54। 6 नहीं होते हैं 54, 54 में से 54 का बचा 0। 5 को हमने नीचे उतारा। अब 5 तो 6 से छोटा है, तो ये इसका शेषफल हो गया। 5 हो गया। अब अगर हम इस संख्या में से 5 को घटा दें, 2343 में से अगर हम 5 घटा दें तो ये हो गई 2340। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो गई? वो जिसमें से ये घटा दे तो वो पूर्ण तो 6 से भाग हो गई 5, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है,
चौथा प्रश्न इसी तरीके से होगा, ये आप स्वयं करेंगे। पांचवा है संख्या इसको इससे भाग दीजिए और विभाजन के नियम का सत्यापन, ये भी आप स्वयं करेंगे। चौथा छठा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36 से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकीय बड़ी संख्या। क्या होगी 4 अंकीय बड़ी संख्या? 9999 होगी 4 अंकीय। और किससे विभाजित करनी है? 36 से। तो 36 से 9999 को हम करेंगे भाग। 6 दूनी 12 का 2, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। 9 में से 2 गए 7, 7 9 में से 7 गए 239 हो गया, 269 हो गया। ये 9 को हमने नीचे उतार लिया। अब आ गया 8 6 8 6 48 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 4 28। ये तो ज्यादा हो गया। 7 करते हैं, 7 से करते हैं। 7 6 42, 21 और 4 25। 9 में से 2 गए 5, नहीं सॉरी 7। 9 में से 2 गए 7, 5 में 7 में से 5 गए 2, हो गया 27। फिर इसको हमने नीचे उतार लिया, फिर ये 269 हो गए। फिर 7 से करेंगे 252 हो गया। फिर हो गया भाई 27। 27 हमारा शेषफल आ रहा है। तो अब हमें क्या बताना है? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 9 उससे भाग हो जाए 36 से। तो 9999 माइनस 27। तो 9 में से 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 9972 हो गई, जो 36 से पूर्णतः विभाजित है। ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। हम देखेंगे 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में सत्य और असत्य लिखिए। पहला, a जमा 0 बराबर पूर्ण संख्या है। जहां a कोई पूर्ण संख्या है, सत्य या असत्य है? a कोई पूर्ण संख्या हुई नहीं, तो ये असत्य हुआ। 0 की अगर हम 1 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये हो गया सत्य। ठीक है, बाकी सब आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।